हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोग का स्वागत है फाइटर बैच में। तो क्लास 11 सेम 2 के ऊपर एक और वीडियो के साथ मैं आ चुका हूं। तो हमने क्या शुरू किया था लास्ट दिन, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। वहां पर हमने इलास्टिसिटी पढ़ाया था। फिर इलास्टिसिटी का आज हम लोग पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो पहला लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था याद कीजिए। हमने हुक्स लॉ पढ़ा था, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में पढ़ा था। फिर हुक्स लॉ के बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और उनके कुछ न्यूमेरिकल्स हमने किया था। आज उसी टॉपिक में आगे बढ़ते हुए हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अगर बोलते हैं तो 3 मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम लोग पढ़ चुके हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या क्या हमने पढ़े हैं देखिए, ऑलरेडी हमें पता है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, देयर आर 3 मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। एक है यंग्स मॉडुलस, एक है यंग्स मॉडुलस, इसको Y बोलते हैं। एक है बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस जिसको हम लोग K से डिनोट करते हैं। और एक है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसको हम ईटा साइन से डिनोट करते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो ये तीनों के बारे में हमने लास्ट दिन पढ़ा था, इनका क्या बात है। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मतलब अगर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पूछेगा तो देयर आर 3 मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इसके बाहर कोई भी इलास्टिसिटी का मॉडुलस नहीं है। आज हम लोग एक नया चीज़ सीखेंगे जिसका नाम है पॉइजन्स रेशियो, उसके बारे में सीखेंगे, फिर उसका एप्लीकेशन भी करेंगे। आज क्या सीखेंगे, पॉइजन्स रेशियो। लेकिन इसको जानने से पहले आप लोग जान के रखिए, दिस इज नॉट ए इलास्टिक मॉडुली। मैं ये बात आप लोग को बार बार बोल दे रहा हूँ, दिस इज नॉट ए इलास्टिक मॉडुली। इलास्टिक मॉडुली क्या है, ये तीनों है इलास्टिक मॉडुली। तो ये वाला इलास्टिक मॉडुली नहीं है। तो आज का डिस्कशन का जो पहला टॉपिक है वो है पॉइजन्स रेशियो। तो अभी हम लोग देखेंगे पॉइजन रेशियो है क्या। चलिए देख लेते हैं, व्हाट इज पॉइजन्स रेशियो। So now we are going to start Poisson's ratio। और इसको हम लोग कौन सा सिंबल से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग ये सिग्मा सिंबल से डिनोट करते हैं पॉइजन्स रेशियो। तो एक्चुअली है क्या, देखिए कोई भी वायर को जब हम लोग स्ट्रेच करते हैं, एक चीज़ देखिए, कोई भी वायर को हम लोग जब स्ट्रेच करते हैं उसका लेंथ तो इंक्रीज होता है। देखिए एक मेरे पास एक वायर है, अच्छे से थोड़ा बनाते हैं। एक हमारे पास वायर है जिसका कुछ लेंथ है L, और इसका कुछ डायमीटर रहेगा, इसका कुछ डायमीटर होगा क्या D, कुछ डायमीटर क्या रहेगा D, लेंथ L और डायमीटर D। जब हम इसको फोर्स लगा के इसको एक्सटेंड करेंगे तब ये क्या बनेगा, तब इसका लेंथ तो हमारा इंक्रीज कर जाएगा। देखिए इसका लेंथ तो मेरा इंक्रीज कर गया, लेंथ इंक्रीज करके कितना हो गया L प्लस डेल्टा L, इतना लेंथ तो इंक्रीज कर गया। लेकिन देखिए एक चीज़ कम गया, क्या कम गया, उसका थिकनेस कम गया। तो जब भी कोई वायर को हम लोग स्ट्रेच करके बढ़ाते हैं उसका लेंथ बढ़ जाता है लेकिन थिकनेस कम जाता है। तो थिकनेस क्या होगा बोलिए, तो थिकनेस होगा D माइनस डेल्टा D। सो ये वाला हमारा डायमीटर कम जाएगा। तो इसी का जो रेशियो है इसको बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो। तो पॉइजन्स रेशियो डील्स विथ 2 थिंग्स, लैटरल स्ट्रेन एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। समझ पा रहे हैं, लैटरल स्ट्रेन मतलब ये जो हमारा डायमीटर जो कम गया इसको बोलते हैं लैटरल स्ट्रेन। लैटरल स्ट्रेन का मतलब क्या है, देखिए लैटरल स्ट्रेन का मतलब है जो हमारा डायमीटर कम गया, तो चेंज इन डायमीटर बाय इनिशियल डायमीटर। तो चेंज इन डायमीटर कितना हुआ सर, डेल्टा D। इनिशियल डायमीटर कितना था D, ये कम गया ना, तो कम गया इसलिए आगे एक तो माइनस आएगा। दिस इज लैटरल स्ट्रेन। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है, आप सभी लोग यंग्स मॉडुलस में पढ़े थे। सो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का मतलब क्या है, इंक्रीज इन लेंथ बाय इनिशियल लेंथ, दैट इज डेल्टा L बाई L, यह है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। सो व्हाट इज पॉइजन्स रेशियो, तो इन दोनों का जो रेशियो है उसी को बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो। दैट इज द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू longitudinal, lateral strain to longitudinal strain is called Poisson's ratio, is called Poisson's ratio. The ratio of lateral strain to longitudinal strain is called Poisson's ratio. तो Poisson's ratio का फॉर्मूला क्या होगा सर, तो Poisson's ratio का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, लैटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, मतलब माइनस डेल्टा D बाई D डिवाइडेड बाय डेल्टा L बाई L, दैट इज माइनस डेल्टा D
बाई डेल्टा एल इंटू एल बाई डी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पॉइजन्स रेशियो। इसको पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। दिस इज द वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग सीखेंगे पॉइजन्स रेशियो का वैल्यू कितना होता है। मैं स्क्रीन से हट चुका हूँ, आप लोग इसको पहले लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिए, ये तो हमने देख लिया पॉइजन्स रेशियो क्या है। अभी देखिए पॉइजन्स रेशियो का कुछ वैल्यू होता है जिसको हम लोग भी निकालेंगे, इसका वैल्यू कितना होता है। सो वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो जो होता है, देखिए वो कितना होता है। अगर हम लोग बोले वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो, सो पॉइजन्स रेशियो का वैल्यू दो तरह का होता है। थियोरेटिकल वैल्यू एक होता है क्या है, थियोरेटिकल, एक होता है प्रैक्टिकल। जब हम लोग करेंगे तो निकलता है। तो वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो जो है, अगर मैं थियोरेटिकली बोलूँ, थियोरेटिकली मतलब नॉर्मली कितना हो सकता है, नॉर्मली होता है -½ से लेके +½ तक होता है। लेकिन प्रैक्टिकली जब हम एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं तो प्रैक्टिकली कितना होता है बोलिए तो प्रैक्टिकली होता है 0 to +½ नेगेटिव में पॉइजन्स रेशियो का वैल्यू नहीं होता है। ये प्रैक्टिकल इसका ये निकलता है, प्रैक्टिकली 0 to ½ तो दोनों ही वैल्यू आप लोग जान के रखिए पॉइजन्स रेशियो का, -½ to +½ थियोरेटिकल और प्रैक्टिकली 0 to ½ के बीच में ही रहता है। इसके बाद हमारा काम होगा पॉइजन्स रेशियो का वैल्यू कितना है उसको निकालने का हम कैलकुलेट करेंगे। सो सोचिए मेरे पास एक वायर दिया है, जिसका लेंथ है L, जिसका डायमीटर है D। तो डायमीटर का D होता है, रेडियस कितना होगा, D/2 रेडियस होगा। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा बोलिए तो, एक हमारा ये वाला एक सिलेंड्रिकल वायर है, तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना होगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें क्या पता है, πr²h। h का मतलब ही तो लेंथ है। सो πr² का जगह क्या लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर, दैट इज d²/4। h का जगह क्या लिखेंगे, h का मतलब क्या है, ये वाला L है h, दैट इज h, πd²/4 ये वाला हमारा h निकलेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये तो हमें मिल गया, कितना एक्सटेंड हुआ, लेटरल स्ट्रेन में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। इसके बाद हमारा काम होगा क्या करेंगे, हम लोग बोथ साइड डेरिवेटिव करेंगे। बोथ साइड को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें तो क्या होगा, dv = ये अगर हम लोग करेंगे तो क्या होगा, देखिए h का जगह क्या लिखेंगे, L लिख दे रहे हैं, तो देखिए क्या होगा, πd²/4 इंटू L ये वाला आ रहा है। L का जगह L का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, dl प्लस ये वाला नीचे आ जाएगा तो क्या होगा, 2πd/4 L इंटू अच्छा यहाँ पर एक चीज़ dd हो जाएगा। बहुत सारे इसको आप डेल्टा कर दीजिए, इसको डेल्टा कर दीजिए। तो मैं इसको डेल्टा करेंगे तो डेल्टा करके भी हम डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा डी। बहुत सारे डेरिवेटिव हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अभी देखिए बोथ साइड से हम लोग का क्या होगा, अभी देखिए हमारा चेंज इन वॉल्यूम कितना होता है। पीछे एक चीज़ ख्याल रखिए, हमारा वायर जब बढ़ के मेरा एक्सटेंड भी हो जाएगा वायर, जब L + ΔL हो जाएगा, थिकनेस क्या हो जाएगा, D - ΔD हो जाएगा, तो लेकिन हमारा वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहता है। मतलब जब लेंथ बढ़ रहा है लेकिन थिकनेस तो कम रहा है, तो कोई भी वायर का वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होता है। मतलब वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन क्या, कांस्टेंट। वॉल्यूम हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट रहता है तो डेल्टा भी क्या होगा, डेल्टा भी चेंज इन वॉल्यूम हमारा 0 होगा। डेरिवेटिव का मतलब ही तो चेंज इन वॉल्यूम है, तो चेंज इन वॉल्यूम हमारा क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो इधर मैं क्या पुट कर दूंगा, 0 = πd²/4 इंटू डेल्टा एल प्लस यहाँ पर पाई और 2 कट गया, दैट इज π/2 इंटू dl डेल्टा डी, d इंटू एल डेल्टा डी। तो इसको मैं अगर एक तरफ ला लूँ तो क्या होगा, देखिए d इंटू एल इंटू डेल्टा डी बाई 2 एक तो पाई था = πd²/4 डेल्टा एल। तो देखिए बोथ साइड पाई कट गया, एक d² कट गया, और क्या कटेगा, यहाँ पर 2 है, 2 से ये वाला कट गया। तो क्या पड़ा रहेगा, देखिए ये वाला d को मैं अगर इधर लाऊं तो डेल्टा d इंटू एल = d/2 इंटू डेल्टा एल, ये वाला पड़ रह रहा है ना, यही वाला रह रहा है। तो अभी देखिए क्या होगा, इसको अगर मैं इधर लाऊं तो डेल्टा d/d इंटू L/डेल्टा एल = 1/2 आ रहा है ना, 1/2 आ रहा है। सो देखिए अभी इसको मैं कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डेल्टा d/d, इसको मैं अगर डिवाइड करूँ नीचे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा L/L। इसी को मैं इसका एक्सप्रेशन कर सकता हूँ। देखिए 1/2 आ गया। ये वाला देखिए, इसको याद कीजिए किसका फॉर्मूला है, ये पॉइजन्स रेशियो का फॉर्मूला है, यही है पॉइजन्स रेशियो का फॉर्मूला। सो ये ऊपर क्या है, लैटरल स्ट्रेन, नीचे क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो इसी को बोलेंगे हम लोग पॉइजन्स रेशियो।
तो यहाँ से पॉइजन्स रेशियो का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ चुका है 1/2। यहाँ पर हमने निकाला मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो। यहाँ पर हमने क्या निकाला, ये हमने क्या दिखा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो, ये हमने निकाल दिया। देखिए एकदम इजी चीज़ था, कैसे निकाला, ये भी आप लोगों का एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो कितना होता है, ये वाला होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो। समझ गए, बहुत बढ़िया। तो ये वाला हमने पॉइजन्स रेशियो का पूरा स्टोरी समझ लिए। सो ये वाला क्वेश्चन आता है, आप लोगों को पॉइजन्स रेशियो कैलकुलेशन में भी आएगा, तो वो सब आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा कैसे करेंगे, इन सब चीज़ों को ऐसे निकालते हैं। इसके बाद और एक चीज़ हमें देखना पड़ेगा, जब हम लोग वायर को एक्सटेंड कर रहे हैं तो कुछ हमें तो काम तो करना पड़ेगा, कुछ वर्क डन तो करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग उसी चीज़ को निकालेंगे कि वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर, और वहाँ से हम लोग उसका एनर्जी डेंसिटी निकालेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, उसको थोड़ा ख्याल रखिए। सो अभी हम लोग देखेंगे वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ए वायर। अभी हम लोग करेंगे वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ए वायर, और यहीं से हम लोग क्या करेंगे, यहीं से हम लोग एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। यहीं से हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, एनर्जी डेंसिटी, यही से हम लोग कैलकुलेट करेंगे एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, यही से हम लोग कैलकुलेट करेंगे एनर्जी डेंसिटी। देखिए वर्क डन एनर्जी डेंसिटी हम निकालेंगे। तो एनर्जी डेंसिटी जो है, देखिए अगर हमारे पास एक वायर है, अगर मेरे पास एक वायर है जिसका इनिशियल लेंथ है कैपिटल एल, उसको मैं इंक्रीज करा रहा हूँ, उसका लेंथ मेरा बढ़ गया, कितना, एल मेरा जो बढ़ गया वो स्मॉल एल बढ़ गया, तो हम कैसे इसका वर्क डन निकालेंगे। तो नॉर्मली अगर हम लोग अगर मैं फोर्स एफ लगा के उसका डिस्प्लेसमेंट अगर डी एक्स होता है तो वर्क डन कितना होता है, हम सभी लोगों को पता है। वर्क डन का फॉर्मूला कितना होता है, डिस्प्लेसिंग डी डब्ल्यू कितना होता है, एफ ऑफ डी एक्स, ये वाला होता है, नो प्रॉब्लम। डी एक्स को मैं इधर लिख सकता हूँ कितना, डी एक्स इधर डी एल है तो मैं डी एक्स ऐसे लिख सकता हूँ, एफ ऑफ, इसको डी एल अगर डिस्प्लेस करेंगे तो ये मैं डी एल ऐसे लिख सकता हूँ। अगर स्मॉल लेंथ के लिए, मतलब छोटा पोर्शन के लिए मैं अगर बोलूँ डी एल है तो मैं एफ ऑफ डी एल लिख सकता हूँ। अभी हमें पता है यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला हमें क्या पता है, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला एफ इंटू ए इंटू एल बाई डेल्टा एल, ये यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से एफ का फॉर्मूला क्या है, एफ का फॉर्मूला है वाई ए, इसको आप लोग कैपिटल एल कर दीजिए, इसको स्मॉल एल कर दीजिए, स्मॉल एल इज द इंक्रीज इन लेंथ, तो क्या होगा वाई ए एल बाई कैपिटल ये वाला होगा। सो टोटल वर्क डन कितना होगा, टोटल वर्क डन मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू दैट इज एफ ऑफ डी एल, ये वाला होगा। सो एफ का जगह क्या लिखेंगे, वाई ए एल बाई एल ऑफ डी एल, यही वाला हम लोग लिखेंगे। सो लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से एल, ये कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, दैट इज वाई ए बाई एल कांस्टेंट है, क्या पड़ा रहेगा, एल डी एल 0 से एल तक। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे क्या होगा, एल स्क्वायर बाई 2 दैट इज वाई ए एल, इसको इंटीग्रेट करेंगे क्या पड़ा रहेगा, एल स्क्वायर बाई 2 पड़ा रहेगा। सो वर्क डन कितना होगा, वाई ए एल स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ एल, ये वाला हमारा वर्क डन निकल गया। तो वर्क डन स्ट्रेचिंग अ वायर कितना निकल गया, ये वाला वर्क डन निकल गया। लेकिन यहाँ तक हमारा काम खत्म नहीं होता, हमें क्या चाहिए, एनर्जी डेंसिटी चाहिए, हमें एनर्जी डेंसिटी निकालना है। तो एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या है, सो वर्क डन का फॉर्मूला मैं ऊपर लिख रहा हूँ। सो वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो कितना है, वाई ए एल स्क्वायर बाई ट्वाइस एल। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, ये वाला है। अभी एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है देख लीजिए, एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला है, एनर्जी डेंसिटी इज नथिंग बट वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी कितना है, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम। सो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम मतलब वर्क डन बाई वॉल्यूम। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, ये वाला ऊपर जो निकला है वो वाला, वाई ए एल स्क्वायर बाई ट्वाइस है। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम का मतलब है एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया कट गया, एक लेंथ स्क्वायर कट गया, तो मेरा वाई इंटू क्या निकला है, एल बाई ट्वाइस एल, ये वाला निकला है। अभी मैं यंग्स मॉडुलस का जो फॉर्मूला है उसको अगर मैं बिठा दूँ इधर, तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है देखिए, एफ बाई ए इंटू एल बाई स्मॉल एल इंटू एल बाई ट्वाइस एल, तो मेरा ये वाला निकलेगा। हाँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ, हाँ ठीक है।
सो हाँ ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दैट इज F बाई ए, ये वाला कट गया, ये वाला कट गया, तो F बाई ट्वाइस से ये वाला मेरा निकल रहा है। यहाँ पर मेरा वर्क डन इतना निकला, F बाई ट्वाइस से ये मेरा निकल रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, ये मेरा निकल गया F बाई 2a, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ कहीं पर मैं शायद कुछ प्रॉब्लम कर रहा हूँ, एक चीज़ कहीं पर गलती हो रहा है, एक मिनट। वाई ए एल स्क्वायर बाई 2l, ठीक है, गलती नहीं हो रहा, ठीक ही हो रहा है। एल स्क्वायर एक स्क्वायर ये कटा, ये 2l नीचे आ गया, F बाई 2a, मैं थोड़ा एक मिनट, ये वाला मेरा 2a इधर आ चुका है। ओहो सॉरी, जब मैं वॉल्यूम बोलूँगा तो यहाँ पे स्मॉल एल तो नहीं होगा ना, यहाँ पे तो कैपिटल होगा। जब मैं वॉल्यूम का बात बोल रहा हूँ, वॉल्यूम का मतलब तो क्या है, वॉल्यूम का मतलब तो एरिया इंटू कैपिटल एल होता है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, एरिया इंटू कैपिटल होगा। यहीं पर मेरा गलती हो गया था, यही मैं इधर लिखने में गलती कर दिया। वॉल्यूम का मतलब तो कैपिटल एल होगा। सो यहाँ पर मेरा एल स्क्वायर था, तो क्या पड़ा रहेगा, देखिए एरिया कट गया, दैट इज वाई इंटू एल स्क्वायर बाई, ये वाला जब एल नीचे आएगा 2l स्क्वायर, ये वाला पड़ा रहेगा। अभी इस y का वैल्यू जब मैं पुट करूंगा, देखिए क्या होगा, F बाई ए इंटू एल बाई स्मॉल एल इंटू एल स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ एल स्क्वायर। तो ए वाला एक तो स्क्वायर कट गया, एक तो स्क्वायर कट गया, दैट इज हाफ इंटू F बाई ए इंटू, देखिए क्या पड़ा है, एल बाई कैपिटल एल। तो देखिए F बाई ए का मतलब क्या होता है, स्ट्रेस होता है, इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रेन होता है। सो मैं एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला जो हमारे पास आ चुका है, एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या आ गया, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आ चुका है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी डेंसिटी, ये वाला हमने एस्टेब्लिश किया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर मैं छोटा गलती कर दिया था, उसको आप लोग थोड़ा मैनेज कर लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये वाला एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन था। इसके बाद हमारा काम है एक स्प्रिंग का बारे में पढ़ना, फिर स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते, यहाँ तक समझ गए। इसके बाद इलास्टिसिटी का जो एकदम लास्ट पार्ट है वो है स्प्रिंग। तो स्प्रिंग क्या होता है आप सभी लोगों को पता है। अभी स्प्रिंग का हम लोग थोड़ा कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, स्प्रिंग का थोड़ा कॉम्बिनेशन के बारे में देखेंगे अभी। अभी हम लोग पढ़ेंगे स्प्रिंग। एक स्प्रिंग क्या होता है, एक स्प्रिंग एक ऐसा टाइप का अरेंजमेंट है, तो नीचे की तरफ इसको जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। अप्लाई करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो स्प्रिंग का जो फॉर्मूला है, इसका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्ट होता है। क्यों बोले तो इसको जब नीचे खींचेंगे ये ऊपर जाना चाहेगा, नीचे खींच के छोड़ देंगे स्प्रिंग ऊपर जाएगा। तो स्प्रिंग का जो फॉर्मूला होता है वो F इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। माइनस नेगेटिव साइन क्या डिनोट कर रहा है, साइन इंडिकेट्स F एंड X आर ऑपोजिटली डायरेक्टेड, ठीक है। अभी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा, तो इसका जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, F इक्वल्स टू माइनस के एक्स। ये जो K है, K को ही बोला जाता है स्प्रिंग कांस्टेंट। K इज कॉल्ड क्या, स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। K को बोला जाता है स्प्रिंग कांस्टेंट। अभी देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे अभी, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, मतलब ये स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे चेंज होगा अलग अलग कॉम्बिनेशन में। तो कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग में जैसे करंट में आप लोग पढ़ के आ चुके हैं सीरीज आप लोग सर क्लास 10 में पढ़े हैं, आप लोग 11 में पढ़ रहे हो, तो अभी क्लास 10 में करंट का कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में पढ़े थे, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक। वैसा ही कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग भी होगा, सीरीज और पैरेलल। तो अगर मैं सीरीज का बात बोलूँ, सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसा होता है, अगर दो तो स्प्रिंग ऐसे कनेक्ट है तो उसको बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट अगर K1 है, इसका K2 है, तो इधर डाउनवर्ड फोर्स जो लग रहा है F लग रहा है। तो दो तो मेरा स्प्रिंग कांस्टेंट K1 K2 है, K1 और इसको बोलेंगे K2। तो इसका कॉम्बिनेशन का मेरा स्प्रिंग कॉम्बिनेशन क्या होगा, तो दोनों में सेम फोर्स लग रहा है F। सो मैं लिख सकता हूँ पहला स्प्रिंग के लिए जो मेरा F1 होगा वो क्या होगा, K1। F1 मतलब फोर्स तो सेम लग रहा है, दैट इज K1 X1 और F होगा K2 X2। दोनों में सेम फोर्स लग रहा है, नो प्रॉब्लम। सो दोनों में सेम फोर्स लग रहा है। सो देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर दोनों का फोर्स सेम लग रहा है क्योंकि सेम फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। तो सेम फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, दोनों में फोर्स सेम लग रहा है। लेकिन एक चीज़ आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, सेम फोर्स लग रहा है लेकिन यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर हमारा सेम फोर्स, तो मैं क्या लिख सकता हूँ,
K1x1 इक्वल्स टू K2x2, यह मैं लिख सकता हूँ। सो यहाँ पर देखिए x1 बाई 1 बाई K1 इक्वल्स टू x2 बाई 1 बाई K2, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ। सो यहाँ पर आप लोग एक चीज़ देखिए, अगर टोटल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट अगर K होता है, अगर इक्विवेलेंट होता है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर इक्विवेलेंट होता है तो F इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, माइनस KX लिख सकता हूँ। ये X का मतलब ही क्या है, X का मतलब ही तो है x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 है इसका मतलब है, इसका मतलब x1 प्लस x2। अभी देखिए x1 प्लस x2 का मतलब क्या है। सो देखिए x1 का मतलब अगर हम लोग देखिए, सो x1 प्लस x2 का अगर मैं कंपेयर करूं यहाँ पर, तो मैं दोनों का अगर कंपेयर करूं तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, K1 x1 K2 x2। सो यहाँ पर अगर जब मैं कंपेयर करूंगा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x1 प्लस x2 बाई 1 बाई K इक्वल्स टू कंपेयर कर लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली लिख सकता हूँ मैं। तो देखिए इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करूँ, इसको और इसको अगर मैं कंपेयर करूँ तो मैं लिख सकता हूँ क्या, जब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ही तो x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2। ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन जब मैं कंपेयर करूँगा तो मेरा क्या हो जाएगा, 1 बाई K इक्वल्स टू 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2। दिस इज द कंडीशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। तो सीरीज कॉम्बिनेशन जब स्प्रिंग होगा उसका फॉर्मूला इक्विवेलेंट का ये वाला होगा। इसको हम लोग ऐसे फॉर्मूला में करेंगे, या इसको सॉल्व करने से जो वैल्यू आएगा दैट इज क्या आएगा, K1 K2 बाई K1 प्लस K2। दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन। सेम थिंग वी विल डू पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में करूं तो क्या होगा देख लीजिए, सेम थिंग फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, सेम थिंग फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लेते हैं कैसा होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब है जब दोनों स्प्रिंग ऐसा पैरेलली कनेक्ट रहेगा और दोनों में फोर्स अप्लाई होगा। तो जब ऐसा फोर्स अप्लाई होगा लेकिन दोनों में फोर्स तब मेरा अलग हो जाएगा। इसका अगर स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, K2 है, दोनों में फोर्स अलग हो जाएगा। इधर फोर्स लगेगा F1, इधर फोर्स लगेगा F2, लेकिन दोनों में क्या सेम रहेगा, दोनों में डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा, दोनों सेम अमाउंट में डिस्प्लेस होगा। तब क्या होगा, तब मैं लिख सकता हूँ इधर F1 इक्वल्स टू K1x एंड F2 इक्वल्स टू K2x। सो अगर मैं एक इक्विवेलेंट में अगर फोर्स का निकालूं तो F इक्वल्स टू, तो माइनस इधर होगा माइनस KX में लिख सकता हूँ। ये F का मतलब ही तो क्या है, F1 प्लस F2 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस K1x माइनस K2x, और इसका जगह क्या लिखेंगे माइनस KX, तो माइनस KX इक्वल्स टू माइनस K1x माइनस K2x। तो यहाँ से पैरेलल कॉम्बिनेशन में कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग का इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन का आ गया K1 प्लस K2। सो यही था आप लोग का इलस्ट्रेटिव पार्ट। ये सब लास्ट का चीज़ थोड़ा सिंपल था, इसलिए मैंने आप लोग को जल्दी जल्दी बता दिया, ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, ज़्यादा कुछ आप लोग को कराऊंगा नहीं आज, थोड़ा मेरा भी थोड़ा काम है, आप लोगों का टाइम मतलब बचा के आप लोगों के लिए क्लास ले रहा हूँ। सो मेन चीज़ जो आप लोगों को मैंने बताया इधर देख लीजिए कि कॉम्बिनेशन जब होगा तो इस तरह का कॉम्बिनेशन होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होगा ये वाला स्प्रिंग कांस्टेंट, और सीरीज कॉम्बिनेशन का ये वाला होगा। तो इन सब चीज़ों को डेराइवेशन के लिए आता है एग्जाम में, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब आप लोग थोड़ा देख लीजिए। सो नेक्स्ट क्लास हम लोग शुरू करेंगे हाइड्रोस्टैटिक्स, मतलब प्रॉपर्टीज लिक्विड मैकेनिक्स जो है वो सब शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग ये सब क्लासेस को फॉलो कीजिए। तो चलिए आज के क्लास इतना रखते हैं। विशिंग ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।